हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित सवाल पढ़ेंगे और इसके साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी पर संबंधित छूट गए सभी प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसमें दिए गए प्रश्न मुख्यतः प्रीवियस ईयर में पूछे गए जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं में से दिए गए हैं। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे प्रश्न पर जाते हैं। ये पहला सवाल है आपके सामने। इसमें कह रहा है, ये देखो प्रश्न पढ़ो फिर उसका उत्तर दो। इसमें कह रहा है कि 400 ओम और 800 ओम के दो रेजिस्टर हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनके साथ 6 वोल्ट बैटरी है। तो 400 मीटर वाला जो रेजिस्टर है उसके एकरास एक वोल्ट मीटर लगाया गया है और वो वोल्टेज पड़ेगा। कितना पड़ेगा? यदि उसका वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टर है 10 किलो ओम का हो। ठीक है ना, ये सवाल है। मतलब ये सवाल देखो, ये बैटरी रही, ठीक, यहाँ पर करो, ये 400 ओम का एक रेजिस्टर है। दूसरा जो है 800 ओम का है रेजिस्टर, है ना, और इनको सीरीज में लगा दिया। ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो मोटे तौर पर यदि कुछ न रहे तो आप ये कह सकते हो कि इसमें कितना वोल्ट आएगा। देखो तो 400 वोल्ट के मान लो भी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो बी बराबर कितना होगा, करंट इंटू करंट कितने हो गए 6 वोल्ट गुणे 400 प्लस 800, ये तो करंट हो गई, और वोल्टेज हो जाएगा भी 400 का और गुणा कर दो। तो ये आप गुणा करोगे तो 8 4 12 हो गया ना, 12, तो 6 गुणित 1/3, ठीक है ना, ये 2 वोल्ट हो गया। तो ये जो V जो है वो 2 वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है ना, इसमें ये भी 2 वोल्ट के, यदि कुछ न रहे तो ये 2 वोल्ट इसमें होगा और 4 वोल्ट इसमें होगा। ठीक है ना, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। ये देखो, ये आपका बैटरी रहेगी, ठीक, यहाँ 400 ओम का आपने लगा दिया और ये 800 ओम का ये लगा दिया, है ना, दूसरा रेजिस्टर। अब यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये कितना 10 किलो ओम, मैंने 10,000 ओम का, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर लगा दिया और इसको ऐसे लगाया, वोल्ट मीटर ऐसे लगता है, इसके सिरों के बीच में लग गया। अब ये क्या हुआ, ये 10 किलो ओम और 400 ओम दोनों पैरेलल में हो गए। तो अब इसका क्या हो गया, 400 ओम का मतलब हुआ कि 0.4 किलो ओम। ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, इन दोनों का 10 किलो का इतना, R बराबर 404 किलो में ले लेते हैं, 400 गुणे 10 बटा 0.4 और ये 10.4 हो गया, इन दोनों का जोड़। तो ये हो गया 4 बटा 10.4, तो इसका आएगा 3.384, ये ओम, किलो ओम हो गया। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये हुआ 384 ओम हो गया। ठीक है ना,
अब इसमें वोल्टेज कितना आएगा ये चाहिए अपने को। ये अब वोल्टेज कितना पड़ेगा, तो देखो अब ये बंटवारा होगा ये इसमें, तो 384 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वही वोल्टेज वी डैश ये पड़ेगा, ये वी डैश बताना। तो देखो इसमें आई क्या हो गई, आई हो गई 8 3 11 1184, इन दोनों को जोड़ लो, ये 6 बटा इतना, सॉरी 6 बटा इतना, इन दोनों इतना करंट हो गई आई, तो वी डैश हो गया 384 बटा 6/1184। ठीक है ना, इसको अब आप निकालो, ये आएगा 1.95। ठीक है, ये माने आना 2 के पास ही है। ठीक है ना, 2 से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ से ये जो गणना हो रही है उसमें आप देख रहे हो कि वो 2 से ज्यादा नहीं हो रहा है ना, 2 से कम ही होगा, तो 1.95 वोल्ट। ठीक है, इसका उत्तर हुआ। अब अगला सवाल देखो, पढ़ो पहले इस सवाल को पढ़िए। इसमें जो है कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड सेल है ना, E1 एक स्टैंडर्ड सेल है और पी क्यू की जो दूरी है वो 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि नल पॉइंट, अब ये अरेंजमेंट है ना, आर इन्होंने ये इंटरनल रजिस्टर है ये लगा है, या इन्होंने लगा रखा है विथ रजिस्टर ही दिया है। दिस स्विच एस, with the switch S open, null position is obtained at a distance 49 सेंटीमीटर। सिर्फ इतनी ही नहीं पढ़ो, फ्रॉम क्यू। देखो ये जुड़ा यहाँ से है, ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है कि नल पोजीशन क्यू से और ये जे तक की दूरी ये 49 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी, यहाँ से इतनी दूरी। ठीक है ना, तो ये बाकी दूरी कितनी है, ये 51 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर में से 49 सेंटीमीटर निकल गया, तो ये इतना। अब देखो ये जो डिस्टेंस है पी जे है ना, पी जे का जो वोल्टेज है देखो वी पी जे, यानी डेल्टा वी पी जे, वो कितना होना चाहिए, वो E2 होना चाहिए। क्यों, क्यों करंट नहीं ली जा रही है, और इसलिए इस रेजिस्टर का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई करंट तो ली नहीं जा रही है, तो ये वोल्टेज जो E2 है इन इसमें और इसके बीच का डिफरेंस E2 के बराबर हो जाए तो नल पॉइंट होगा, E2 दैट इज 1.02। ठीक है ना, पूछ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ। पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 सेंटीमीटर में इसमें तार में PQ में कितना पोटेंशियल डाउन हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये PJ का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.02 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक, जे से क्यू तक करनी। ठीक है ना, ये जो बात कर, ये जो क्योंकि यहाँ से जुड़ा है ना, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज, इसका ड्रॉप और इसका वोल्टेज दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अभी आ गया, तो वोल्टेज ग्रेडियंट है ना, वोल्टेज ग्रेडियंट ये हो गया 1.02 बटा 51 सेंटीमीटर, ये वोल्ट, तो ये हो गया 0.02 वोल्ट सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो गया। ये थोड़ी सी ये फ्रॉम क्यू वाले पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर सावधानी से, है ना।
तो वो उसकी वजह से ये मेन ट्रिक है, नहीं तो कोई खास नहीं। अगला सवाल, ये लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर। चलो, इट कैरी द करंट इतना मिली एम्पियर पर द सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, द नल पॉइंट एंड इट इज फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज। इस सवाल में स्थिति देखो कैसा, सर्किट क्या है इसमें। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है ना, 1 मीटर का, कितना का है, 1200 सेंटीमीटर का है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। तो ये टोटल लेंथ इसका 1200 सेंटीमीटर का है ना, यहाँ से यहाँ तक बी तक। ओके, अच्छा, इससे बोल रहा है 5 वोल्ट की बैटरी लगेगी। ये नहीं, ये पोटेंशियोमीटर का कोई स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ है, ये ऐसा है, ये स्टैंडर्ड सेल लगा है यहाँ पर। अब आपको 5 वोल्ट बैटरी और इंटरनल रेजिस्टर कुछ भी है 20 ओम का इसमें लगा दिया, ठीक है ना। और इस पर बोल रहा है कि 1000 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला। कहाँ मिला? 1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 5 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टर नल पॉइंट मिलता है, इट इज फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर, इसका रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। किसका? होल वायर का, AB का रेजिस्टेंस चाहिए। ये देखो, इसमें करंट जो बह रही है, ये दिया है, इसमें जो करंट बह रही है आई, ये कितना है? 60 मिली एम्पियर की है। अच्छा, ये नल पॉइंट है जी, है ना, और इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, तो इसलिए इस 20 ओम का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है ना, क्योंकि कोई करंट तो जा नहीं रही है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। बस 5 वोल्ट ये आया। तो देखो, तो आप ये कह सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है? 5 है। तो देखो, वोल्टेज ड्रॉप कितना, टोटल वोल्टेज कितना हो गया? देखो, वोल्टेज ड्रॉप पर सेंटीमीटर, है ना, ये कितना हो गया? 5 और ये 1000, है ना, 5 वोल्ट सेंटीमीटर, कितना है ना, देखो। अच्छा, तो ये रेट ऑफ पर सेंटीमीटर ड्रॉप कितना है? तो 1200 सेंटीमीटर पर टोटल वोल्टेज V कितना हो गया? V टोटल यहाँ से AB का, तो ये एक्चुअली VAB है। ये कितना हो गया? 1200 गुणित 5/1000। देखो, ये जो है खत्म हो गया, ठीक। 12/25 60, तो ये क्या हो गया? 12/25 60, तो इधर 6 वोल्ट हो गया ना। ये देखो 6 वोल्ट हो गया, यहाँ से AB के बीच में 6 वोल्ट हो गया। अच्छा, करंट कितनी है? करंट आपने दिया हुआ है 60 मिली एम्पियर, ठीक है ना। अब पूछा AB का रेजिस्टर, AB का वोल्टेज है, उसकी AB कितना है? 6 वोल्ट। करंट उसमें इतनी है, तो R बराबर कितना होगा? V/I। ये हो गया 6/60 मिली एम्पियर, है ना। 6/60 गुणित 10⁻³
है ना। तो ये हो गया 100 ओम, ये आपका उत्तर हो गया 100 ओम, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज ड्रॉप का रेट निकाल लिया ये बैटरी के हिसाब से, क्योंकि इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट हो गए यहाँ तक, ठीक। तो ये पूरे तार में कितना वोल्टेज है और कितना उसका करंट है, तो वो निकल गया। अगला सवाल ये देखिए, ये कहते हैं एक पोटेंशियोमीटर है इस तरह, इसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इतना दिया। कहता है कि दे मेड अप 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। देखो 4 वायर, 1 2 3 4, ये पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्ड वायर है, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर का, तो 400 सेंटीमीटर ये हो गया। व्हिच एक्सटेंस ए बी एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ थी, और इसका पर यूनिट लेंथ थी आर पर सेंटीमीटर, है ना। ये कितना हो गया 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यदि इतना हुआ तो ये 1000 का, ये देखो 1 2 3 4, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1000 सेंटीमीटर, ये हुआ ना 1 2 3 4, 4 तो 1000 सेंटीमीटर वायर, ये कितना हुआ, तो देखो 1000 गुणे 0.01, तो इसको करेंगे तो कितना बना, ये बोल रहे हैं ना, the length of the potentiometer wire is, ये पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये तो बोला ये, तो इससे करेंगे तो कितना हो गया, 2 खत्म हो गया, 10 ओम हो गया, है ना। ये कितना हो गया 10 ओम। अरे नहीं, 1000 कहाँ से लाए, ये रेजिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, ये 400 सेंटीमीटर है ना। ये देखो ये 4 तार हैं, तो ये 400 सेंटीमीटर ही बची, 400 सेंटीमीटर, 1000 का तो कोई मतलब नहीं, तो ये हुआ 4 ओम। कितना है ना 400 सेंटीमीटर, इस तार की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 4 ओम। लेकिन इतने से काम, इतने से यदि आप निकाल दोगे, देखो ऐसे कि ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है ना। ये नल पॉइंट कितना है 50 सेंटीमीटर पर, और यदि इसके आधार पर आप निकाल दो 50 सेंटीमीटर पर, तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। यहाँ पर एक इशू है, वो क्या है, देखो ये बैटरीज हैं, बैटरी 1.5 1.5 2 की बैटरी है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 0.5, तो ये दोनों मिल करके 1 ओम, तो ये हो गए, और 1 ओम ये, ठीक है ना, 1 ओम ये 1 ओम ये, तो वोल्टेज ड्रॉप इन सभी में होगा, ठीक है कि नहीं। तो तो ये जो वोल्टेज आ रहा है, तो रेट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप पर सेंटीमीटर कितना हुआ पर सेंटीमीटर, तो देखो ये 4 ओम तो इसके बीच में हुआ, और ये कितना हो गया 1 ओम 1 ओम 2 ओम, ठीक है ना। तो ये 3 इसमें आप देख लेते हैं पहले, ये एक 4 ओम हो गया, ठीक, एक दूसरा ये है वो 2 ओम है, और ये 3 वोल्ट है, ठीक है ना। तो इसके एकरास 400 के एकरास बी कितना हो जाएगा, ये हमें चाहिए, तो बी बराबर कितना हुआ, देखो 3/4 6,
ठीक। ये तो करंट हो गया और ये गुणित 4, तो ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो इसके 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट, तो ये 2/400, ये कितना हो गया 2/400 ओम पर सेंटीमीटर, ये क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये है कि अब जो आपका ये V है 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है, तो V बराबर कितना हो गया ये, तो 50 गुणित 2/400, 50 से ये खत्म हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10/4, यही है ना नहीं 10/40, तो 1/4, तो ये हो गया 0.25 वोल्ट। ठीक है ना। ये यदि दो रेजिस्टेंस का आप ध्यान नहीं रखोगे तो गलती करोगे। ये इंटरनल रेजिस्टर है और इतना, तो इसकी वजह से इसमें जो 3 वोल्ट ड्रॉप ना हो करके है ना पूरे इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस सिर्फ 2 वोल्ट ही ड्रॉप होता है। ठीक है। और इसी 2 वोल्ट के हिसाब से अब आपकी गणना होगी 50 सेंटीमीटर। सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और जिसमें रेजिस्टेंस P और Q दिया है। ठीक है ना, ये P है और Q है। ठीक। और व्हेन R = 400 ओम द ब्रिज इज बैलेंस। ये R को यदि आप 400 कर दो ये तो ब्रिज बैलेंस है। और यहाँ X है, X अननोन है, तो क्या मतलब हुआ, पहली बात हो गई कि P/Q = R/X, ये पहली स्थिति है। और R की वैल्यू कितनी हो गई 400/X। ठीक है ना, ये आपका पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग PQ को हमने अदला बदली कर दिया। द वैल्यू ऑफ R पर द बैलेंस पॉइंट इज 405। अब इतना हो गया। अब देखो Q को इधर ला दिया और P को इधर ला दिया, तो क्या हो गया, अब Q/P हो गया है ना। R की वैल्यू 405 हो गई, X वही रहा। ठीक है ना, ये दूसरी बात। बस आप इस सवाल को हल कर लो। X निकालना है, X पूछ रहे, तो देखो हम दोनों को गुणा कर देते हैं, P/Q और Q/P का, तो ये हो जाएगा 1 = 400 गुणित 405/x²। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि x² = 400 गुणित 405। अब इनका रूट लेना है। तो रूट लेने का मतलब x बराबर हो गया √400 गुणित 400 1 + 5/400। ठीक है ना, ये कर लिया। इनका रूट लेना है, देखो 400 का 400 हो गया और ये हो गया 1 + 5/400 पर 1/2। ठीक। इसको आप करोगे तो हो गया, देखो 400 ठीक है, 1 + 5/800 है ना। ये बहुत छोटा है इसलिए हमने कर दिया, 400 से गुणा कर दो तो ये हो गया 400 + 5/2, तो सिंपल हो गया 402.5 ओम। ठीक है ना, ये हो गया D। इसको कर लो या आप सीधे गुणा करके रूट ले लो, जिसमें आपको सुविधा हो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगला सवाल लें। ये कह रहे हैं कि एक पोटेंशियोमीटर है
वायर ए बी है, ये ए बी, ए और बी, ठीक है। उसकी लंबाई एल है, रेजिस्टेंस 12 आर है। इस ए बी की देखो आर ए बी कितना है, 12 आर हो गई, ठीक। और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ई क्या है, ईएमएफ, ठीक है ना। ये पोटेंशियोमीटर इस तरह से बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि एक सेल है वो सी, ये वाला सी, उसका एमएफ आधा है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 आर है दिया हुआ। दी लेंथ ए जे कितना होगा, गैल्वानोमीटर जहाँ पर कि नो डिफ्लेक्शन पॉइंट हो, यानी नल पॉइंट यहाँ जे पे है, तो ए जे कितना होगा, तो इसकी मान लो एक्स है, ए जे बराबर एक्स के एक्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस सवाल को कैसे लगाओगे, देखो जब नल पॉइंट आ रहा है तो जे से सी की ओर कोई करंट नहीं बह रही है, यानी आई जे सी इक्वल टू 0, इधर 0 है। जो भी करंट है ऐसे ही जा रही है, ऐसे गई है ना, ऐसे निकल गई, फिर ये। तो ये देखो ये सर्किट में डी ए बी, इन सर्किट डी ए बी, यहाँ पर देखो करंट आई है, तो आई बराबर आई, पूरा टोटल कितना हो गया, 12 आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना, ये बराबर एफ साई। तो ये आई दिया, तो इसका मतलब आई बराबर एफ साइलन बटा 13 आर, ठीक है ना, ये करंट होगा। अच्छा, इसका ए बी का रेजिस्टेंस क्या है पर यूनिट लेंथ, इसकी लंबाई एल दिया हुआ है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, एल है। तो ये रेजिस्टेंस देखो के एल बराबर कितना है, 12 आर, ये भी दिया हुआ है ना। के कोई कांस्टेंट क्या है, के इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है ना। ये इस पर ही होगा। तो एक तो ये 12 आर ही हो गई, 12 आर नहीं, हाँ ठीक है 12 आर है। तो ये वोल्टेज कितना हो गया, वी ए जे कितना हो गया, के एल आई बराबर 12 आर, ठीक है। आई कितना हो गया, एफ साई बाई 13, ठीक है ना, एफ साई बाई 13 आर, तो कुल मिलकर हो गया कि 12 एप्सिलॉन बाई 13, ठीक है ना। ये एक काम का रिजल्ट मिला। अच्छा, अब इस ए जे कितना होगा, ए जे नहीं, हमने गलती कर दिया, ये ए जे नहीं है, बी ए बी है, ये क्या हो गई, बी ए बी है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो बी ए जे, ये एक्स हमने मान लिया है, एक्स निकालना है, तो के रेजिस्टेंस हो गया के एक्स, ठीक, इसका रेजिस्टेंस के एक्स हो गया ना। यहाँ जैसे के एल बराबर 12 आर है, तो के क्या हुआ, 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टर है, ठीक है ना। तो के एक्स इक्वल टू के एक्स इंटू आई, ये बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन बाई 2 होना चाहिए। देखो ये से 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो, तो आपको आएगा एक्स बाई एल, आई से आई कट गया, के से के कट गया, और ये 1/2, हाँ, तो ये हो गया 13/24, ये बन गया, है ना। तो इसका मतलब हुआ है एक्स बराबर 24 है, एक्स बराबर क्या हो गया, 13/24 एल, ठीक है। ये आपका सही है, ये ऐसा ये रेशियो है, ठीक है ना। आप इसको ये निकाल लिया। अगला सवाल देखो, क्या चाहिए, ये कलर कोड पे है ना। तो कलर कोड के मामले में आप क्या जानते हो, पहले ये कि बी बी रॉय
बी रॉय, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, है ना, वेरी गुड, गुड है, डब्लू वाइफ, है ना। ये आपके नंबर है। तो इससे आप ये बता लोगे। देखो क्या है, तो ये बी हो गया, ये बी का ब्लैक है, 0 ब्राउन, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है इनके। चलो भाई, एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कि फिगर में दिया है, गेट्स बैलेंस व्हेन द कार्बन रजिस्टर यूज R1 है द कलर कोड इतना। R1 कलर कोड क्या होगा भाई, ऑरेंज, ऑरेंज मैंने 3, ऑरेंज, रेड, रेड मैंने, रेड का मतलब 2, है ना, ऑरेंज 3, रेड 2। तो मैंने ये R1 बराबर पहले केस में आया कि R1 बराबर 32। अच्छा, ये ब्राउन, ब्राउन मैंने 1, मैंने गुड़ी 10, 10 पे 1 घात, तो ये हो गया 320, 320 ओम। हम लोगों ने ये कलर कोड से R1 की वैल्यू जो दिया हुआ है उससे हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि ये ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, है ना, ये आपका कंडीशन। तो इसमें R1 R2 की वैल्यू दिया हुआ है। देखो, रजिस्टर R2 इज 80 ओम, R4 40 है, R4 ये है 40 ओम, और R1 की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 320 ओम, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि R3 बताओ, तो R3 कितना हो गया, R3 इक्वल टू R1/R2 इंटू R4। R1 कितना है 320, R2 कितना है 80, R4 कितना है 40, ठीक है ना। तो ये कटा, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 160 ओम, 160 ओम हो, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि 160 का कलर कोड क्या होगा। कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर यूज एज R3, R3 का क्या होगा, तो 1 माने बी, क्या हुआ, ये ब्राउन हो गया, ठीक। 6 माने बी, ये क्या है, ब्लैक, ब्राउन, और ये हो गया ब्लू, ये ब्लू है ना, ये ब्रिटेन वाला है वो ब्लू है। तो ये हो गया ब्राउन ब्लू, और ये आ गया 10, तो 10 के लिए 10 पे 1 घात, तो ये हो गया ब्राउन, है ना। तो अब आपका ब्राउन ब्लू ब्राउन, आपका उत्तर हुआ ए, ठीक है। ये इस तरह से आपको बताना है। मैंने इसको हम लिख दिए 16 गुणित 10 पे 1 घात, तो ये इन्हें ये इसी तरह से ये इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे ये क्या है, अगला सवाल देखो। इस सवाल में कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है, यानी ये पोटेंशियोमीटर को वायर है, ये इधर कोई सेल जुड़ा हुआ होगा ऐसे, इधर कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो असली काम की चीज़ ए बी, ठीक है। ए बी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये काम की चीज़ है, तो ए बी ये
यहाँ से एक सेल आपने E1 जोड़ दिया है, E1, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इनका जो नल पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट जो मिल रहा है वो कितने पर मिल रहा है, ये 52 पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि E1 जो होगा, है ना, ये कितना होगा, मान लो इसको L1 अभी कह लेते हैं। तो ये कितना वोल्टेज, जब E1 का वोल्टेज और ये J है, ये J के वोल्टेज के बराबर हो जाए तो ये हो गया K टाइम L1, ठीक है ना। E1 जब इन दोनों का AJ के बीच का जो वोल्टेज है E1 के बराबर हो जाए तो नल पॉइंट मिल जाएगा। एक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऐसे ही तो है। अब क्या कर रहे हैं कि इस E1 के एकरास एक हम R रेजिस्टेंस का एक शंट लगा देते हैं। अब ऐसा कर दिया तो इसमें क्या होगा कि ये करंट बह जाएगी ए बी, तो इसको मान लो C कर दो और इसको D कह दो। तो ये जो CD का जो पोटेंशियल है ना, अब क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो अब ऐसा हो गया, I करंट इसमें बहने लगेगी, है ना। I करंट बहने लगे तो R के एकरास जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज CD के एकरास होगा, ठीक है ना। तो अब ये देखो, यदि ये वोल्टेज V है, V इक्वल टू RI है, इसमें I करंट हो गई, है ना। तो ये V इक्वल टू कितने हो गए, RI, है ना। ये कितना है, मान लो अब ये कह रहे हैं कि अब ये बैलेंस पॉइंट अब खिसक गया, अब यहाँ पर आ गया 40 सेंटीमीटर पर, तो हम कह रहे हैं मान लो ये L2 पर आ गया, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा KL2, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट। तो यहाँ से हमारा रिलेशन मिला E1 बाई V, है ना, बराबर L1 बाई L2, ठीक है ना। ये आपका ये रिजल्ट मिल गया, ये मिल गया, आप कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब ये जो सर्किट है, जो कंप्लीट सर्किट ये बन रहा है C, जो ये R के साथ और स्मॉल r के साथ जो बन रहा है ये सर्किट ऐसे I के लिए, तो देखो, तो R प्लस स्मॉल r इंटू I इक्वल टू, ये किरचॉफ लॉ लगाया इस छोटे वाले सर्किट के लिए, ऐसे के लिए, वो क्या हो गया E1, ठीक है ना, है कि नहीं। ये हो गया चौथा, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि RI ये जो है V के बराबर है, यहाँ पर 2 में हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ से आप डिवाइड कर दो, कितना हो गया, R बाई R प्लस 1, I से I कट गया, E1 बाई V। लेकिन E1 बाई V को हम L1 बाई L2 निकाल चुके हैं, ठीक है ना, पहले निकाल चुके हो। तो देखो R बाई R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये R का स्टैंडर्ड फार्मूला है, L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है ना। अब ये आपका फार्मूला है, इसमें जो डेटा दिया हुआ है, R दिया है कैपिटल R 5, L1 52 दिया है, दूसरा 40 दिया है, ठीक है ना। तो देखो स्मॉल r इक्वल टू, इस फार्मूले में हम रख दिए, ये 7th में R दिया है 5, पाँचों L1 L2 52 बाई 40 माइनस 1, ये कितना हो गया 5, ठीक है। ये क्या हो गया 12/40 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 5/40, 12/8 हो गया, ठीक। 4 से कटा दो तो 3/2 हो गया, तो 1.5 ओम, ठीक है ना। ये 1.5 ओम इसका उत्तर हो गया। अगले देखें, ये यहाँ क्या बोल रहा है, इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो और फिर उसके बाद लगाओ। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखो
y जो दिया है 12.5 ओम है, x का पता लगाना है, ठीक है ना, और ये मीटर ब्रिज है ना। तो यहाँ पर इनका बैलेंस पॉइंट ऐसे मिला है, इस साइड में 39.5 है, इस साइड में 100 माइनस 39.5, तो ये कितना हो गया, ये 60.25 हो गया, 60.5 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 100 में से 1 मीटर ही तो रहता है ये ब्रिज, तो 100 में से 39.5 निकल गया, 60.5 हो गया, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से देखो कि x बाई वाई है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है, तो ये कितना हो गया 39.5 बटा 60.5, तो x बराबर क्या हो गया देखो 39.5 बटा 60.5 गुणित 12.5, ठीक है ना। तो इसको हल करो तो बहुत ज़्यादा, ये मोटे मोटे 40 बटा 60 गुणित 12.5, तो ये 25 बटा 3 के आसपास हुआ, तो ये क्या हुआ 8 तरीके 24, 8.16 या कुछ, ये से भाग दो तो ये इतना आएगा 8 कुछ आएगा, ठीक है ना, इससे बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं, तो x की वैल्यू तो इतनी होगी। अब ये देखो यहाँ कह रहा है कि y और x को बदल देने पर अब ये दूरी जो है L2 हो गई, तो L2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो अब ये क्या होगा, x और y बदल जाने पर ये बैलेंस पॉइंट का भी ये दूरी बदल जाएगी, है ना। ये कितना हो गया, ये 60.25 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 39.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये L2 कितना हो जाएगा, L2 अब इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर तो इतना ही है ना, ये 2 टुकड़ों में बैठता है ना। देखो x बाई वाई इतना है, तो y बाई x क्या हो जाएगा, यह 60.5 बटा 39.5, तो ये रेशियो तो अब इसी हिसाब रहेगा, ये 60 हो जाएगा, तो 8.16 और 60.5 L2। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड L2, x हो गया ये, L2 हो गया ये, इसका मिलकर होगा बी आंसर हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये पूछ रहा है कि यहाँ ये ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पता करना, बाकी सब सही है। तो देखो रियास्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये सही बात है ना, ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि रियास्टेट जो होता है ये वेरिएबल रजिस्टर होता है ना। तो इसकी चौकी को आप बदल जाओ, ये जे को आप इसके बदलते जाओ, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना वेरी करता है, और उसके सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो चेंज होता जाता है, ठीक है ना। तो रियास्टेट का काम ही है वोल्टेज डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट द एनर्जी कंजर्वेशन है ना। ये जो है किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है, सिग्मा वी आई इक्वल टू वोल्टेज सप्लाइड, है ना, एल्जेब्रिक सम 0 होगा, सिग्मा वी आई टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो ये इतना, इसमें Q का गुणा कर दो, Q सिग्मा जो चार्ज फ्लो हुआ वी आई इक्वल टू ई क्यू, ठीक है ना। ई क्यू क्या है, ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, और क्यू वी आई क्या है, एनर्जी जो खर्च हुआ सर्किट में। तो जो खर्च है और सप्लाई है वो दोनों बराबर है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। तो ये दूसरा है किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये भी सही बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये देखो, ये वैसे तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन बस ये जानने के लिए ये फैक्ट मान लो, इसको प्रूव करना थोड़ा सा टिपिकल काम है, उतना आसान नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट बराबर रेजिस्टेंस के मामले में ज़्यादा होती
है ना। इसीलिए इससे बहुत बड़ा रेजिस्टर नहीं नाप पाओगे और बहुत छोटा नहीं नाप पाते, ठीक है ना। तो बीच वाला, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन होता नहीं है, तो वो सेंसिटिव होने के लिए, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनके सभी रजिस्टर जो होते हैं आर पी पी क्यू आर एस जो चारों होते हैं लगभग ऑलमोस्ट बराबर रहें, तो उस समय इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये जानने वाली बात है, बस जानो, इसको प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम कितना भी भागम भाग मचाओगे इसका प्रूफ तुम तो नहीं कर पाओगे, 12वीं कक्षा के बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये जो है कई फैक्टर पर निर्भर करता है, 4 इसमें पैरामीटर है ना। तो ये डिसाइड करना कि सभी बराबर हो तभी ज़्यादा सेंसिटिव होगा, इसको साबित करना थोड़ा टफ काम है लेकिन हाँ, क्योंकि ये सवाल इन्होंने पूछ दिया है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, तो ये तथ्य, ये फैक्ट जानो कि इसकी सेंसिटिविटी तभी वो होती है बराबर, मैक्सिमम होती है ना, जब भी वो सेंसिटिविटी ज़्यादा मोस्ट होती है, मैक्सिमम है, जबकि चारों रजिस्टर ऑलमोस्ट बराबर हो। हाँ, अब आगे देखो, द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज, द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। अब देखो क्या है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये है, ये रहता है। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके 2 पॉइंट के बीच में एक में गैल्वेनोमीटर लगाते हो, जी लगाते हो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है ना। और इसमें आप क्या करते हो, यहाँ बैटरी लगा देते हो, क्या कहते हैं, बैटरी लगा देते हो, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं। लेकिन अब ये बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन बदल दो तो अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा, है ना। तो ये ब्रिज अभी भी बैलेंस ही रहेगा, इनके स्थान बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तार ही है तो है, देखो ये, अब आप ऐसे कर दो, ये P Q R S और यहाँ पर बैटरी लगा दो और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी करके, है ना। बस इसमें बस रूप बदल गया है, ये तार है, ये बीच में ही आप ये मान सकते हो है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसकी दिशा, उसकी जगह और बैटरी का इंटरचेंज कर दें तो व्हीटस्टोन ब्रिज में के बैलेंस होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं कि द बैलेंस इन द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज्ड, है ना, द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो गया, ये गलत हो गया, ये चीज़ क्या है, इनका कथन गलत है। तो अब ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत क्या हो गया, डी, ठीक है ना। अगला सवाल देखें, ये अब क्या पूछ रहा है, 10 वोल्ट बैटरी, ये सर्किट दे दिया, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर बताओ, इसका रीडिंग बताओ, इसका रीडिंग बताओ। तो ये मान लो वोल्टेज V है, ठीक है ना। तो या तो किरचॉफ लॉ से आप लगा लो चाहो तो, है ना, ये किरचॉफ लॉ से लगाएं, ये जैसे 0 है और यहाँ वोल्टेज V है ना, किरचॉफ लॉ का उपयोग करके लगाओ, चाहे तो सीधे फार्मूला से लगाओ, जो V होगा R इक्विवेलेंट, ये कितना होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस EN/RN, ये आपका फार्मूला रहता है ना, ये माइनस IR इक्विवेलेंट, ये रहता है। अब ये चूँकि बाहरी परिपथ में
कोई करंट नहीं बह रही है तो यहाँ आई क्या है, 0 है, तो है ना, आई क्या है, 0 है। बाहर वाले परपट में इसमें नहीं बह रही है अभी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इनका जो ये V आता है ये रहता है, और ये बराबर एक्सटर्नल, इसके बीच में यदि एक्सटर्नल R रजिस्टर लगा करके ऐसे कर दो, और यहाँ पर ये जो करंट I आ रही हो, है ना, I, तो ये RI हो जाता है। इस तरह से ये फार्मूला होता है। तो इसका जो V है, I तो बह नहीं रही है, तो जो V आएगा, R इक्विवेलेंट 2 ही है ना, 1 और 0.6। तो ये देखो 1/R इक्विवेलेंट 1/0.6 प्लस 1, ठीक है ना। तो 1/0.6 का मतलब ये हो गया 10/6, 10/6 प्लस 6/6, तो ये हो गया 16/6। तो इसका मतलब ये हो गया 8/3 ओम, 8/3। तो R ही बराबर हो गए 3/8, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो गया, देखो इसमें वैल्यू रख दो, V बराबर हो गया 3/8, E1 10 वोल्ट बटा 1 प्लस E2 15/6, ये बन गया। अब इनको सरल करो, अब क्या है, 3/8 है ना, 10 प्लस ये 150/6, तो ये 25 हो गया, 25 6 का 150, तो ये हो गया 3 × 35/8, ठीक है ना। तो ये 105 हो गया से, देखो 105/8, अब ये भाग दो, 8 एकम 8, 2 28, 8 तिरिके 24, 24 4। सर चाय पियोगे? ये हो गया 13.5 वोल्ट, है ना। तो ये 13.5 वोल्ट हमारा आ गया। तो इनका आ रहा है 13.1, ठीक है ना। ये सही उत्तर, तो ये सी आएगा। 13.5 हमारा क्यों आया, इसको चेक करते हैं। ये हमने यहाँ गलत कर दिया है, ये 108 नहीं होगा, 105 है। 105 करोगे तो 104 तो ख़त्म हो गया, अब 1 बता तो 1 2 5 ये बनता है ना। तो ये उत्तर हुआ 13.1, ठीक है, इन्होंने दिया है। दूसरे तरह से आप भी निकाल सकते हो, किरचॉफ लगाओ, शायद ये आसान पड़े, है ना। तो देखो ये 0 है, ये करंट कैसे बह रही होगी, ये 10, ये वाली प्रोमिनेंट होगी, तो ऐसे करंट बह रही है, ऐसे, ये करंट ऐसे बह रही है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से भी देखो, ये भी, ये 0 से चलो आई की दिशा में चल रहे हैं, तो ये भी बराबर क्या होगा, आई तो ये सीधे सीधे करते हैं ना, यहाँ पर देखो, इसको ये दूसरे तरह से करते हैं, इसको दूसरे तरह से लगाते हैं। ये देखो, इसको ये ऐसे बनाओ पहले, ये लो, पहले रजिस्टर बना लो, है ना, 1 ओम कर दिए यहाँ पर, और ये बैटरी को वैसे जैसे लगाया है वैसे कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर करंट आ रही है, यहाँ पर देखो, और इसका भी ये 0.6 ओम कर लो, और ये जो दिया है 15 वोल्ट दिया, ये 15 है, ये 10 वोल्ट, ठीक है ना।
इसको मान लो 0, इसको मान लो V। यही पोटेंशियल नापेगा ये। तो 0 है तो ये आ गया कितना 15 वोल्ट इस पॉइंट पे। इसका पॉइंट का क्या हुआ, ये 10 वोल्ट पे हो गया, ठीक है ना। और ये जो है V है। अब करंट देखो, इसकी करंट ऐसे गई, इसकी करंट ऐसे गई, तो वो करंट लॉ लगाओ यूजिंग करंट लॉ, किसका, किरचॉफ का, या जंक्शन लॉ इसको कहते हैं, है ना। तो देखो V माइनस 10 बटा 1 प्लस V माइनस 15 बटा 0.6 इक्वल टू 0, ठीक, यही है ना। तो इससे आप ये क्या लिख सकते हो, देखो 0.6 से गुणा कर दो, तो 0.6 V माइनस 6 प्लस V माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब इससे क्या निकल गया, 1.6 V बराबर 6 5 11 21 हुआ ना, 21 हो गया। तो ये V बराबर हो गया 210 बटा 16, है ना, या 105 बटा 8। ये भी वही आया 13.1 वोल्ट, है ना। ये आपका सीधा उत्तर आ गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि यदि इस सर्किट से कोई और भी रेजिस्टर आपने जोड़ रखा हो, है ना, तो उसका भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही जनरल रूल है। तो इस मेथड में प्रैक्टिस करो और इसमें महारत हासिल करो, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये क्या कह रहे हैं, इन्हें पढ़ो, ये भी कुछ सवाल है। इस सवाल में जो दे रहा है वह बेसिकली स्टैंडर्ड एरर का है। ये इनका सवाल ये है, ये R है, ये 90 ओम का स्टैंडर्ड रजिस्टर है, मीटर ब्रिज अरेंजमेंट है। कहीं पर इनका ये नल पॉइंट आएगा, है ना। तो ये मान लो L1 है और ये L2 है, ठीक है ना। तो ये मीटर ब्रिज वाला जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, R/90, ये बराबर क्या बनेगा, L1/L2, यही आता है ना। तो कुल मिला करके ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो R कितना आ जाएगा यहाँ, R बराबर L1 जो दिया हुआ है 40, L2 दिया है 60। तो ये 40 है, 1 मीटर का तार होता है मीटर ब्रिज में, तो ये 60 हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो 90 गुणित 40 बटा 60, ठीक है ना, यही हुआ ना। तो ये के 9 का 36, 360 बटा 6, तो ये करीब करीब ये 60 ओम हुआ, है ना। लेकिन 60 ओम हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, इस बात को अब बताना पड़ेगा कि इसमें एरर कितना है ना, नोन एज द रेजिस्टेंस, उसके एरर भी बतानी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि जो 90 ओम रजिस्टर है वो क्या है, स्टैंडर्ड रजिस्टर है। क्या है, ये है स्टैंडर्ड रजिस्टर, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड रजिस्टर होने का मतलब ये कि इसमें कोई एरर नहीं है। जो एरर होगी L1 के नापने में है, L2 के नापने में है। तो ठीक है, ये देखते हैं कि R बराबर 90 L1/L2। अब इसका स्टैंडर्ड एरर निकालो। देखो लॉग लेकर के हम वो कर देते हैं, डेल्टा R/R बराबर डेल्टा L1/L1 प्लस डेल्टा L2/L2, है ना, ये आएगा। तो डेल्टा R/R हमें निकालना है। ये कितना है, L1 1 mm, है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर बाई L1 है आपका 40
दूसरा L2 आपने 60 नापा है, 0.1/60, ठीक है ना। अब इनको आप जोड़ो तो ये हो गया, कितना हो गया, 6 चौका 24, 240, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो और कम कर सकते थे लेकिन कर लेते हैं, चलो। तो ये हो गया 0. देखो 4 से 6, 0.6 हो गया, 6 चौका 24 प्लस ये कितना हो गया, 0.4, यही तो ये 0.4 हो गया, है ना। तो 1/240 हो गया, ठीक। डेल्टा आर क्या हो गया, 1/240 × 60, ये हो गया 1/4, मतलब हो गया 0.25 ओम, ठीक है ना, 0.25 ओम। तो ये इनके उत्तर हुए। एक तो ये 60 आया, तो आर को आप रिपोर्ट क्या करोगे, 60 ± 0.25 ओम, ठीक है ना। ये इसका ये रिजल्ट है, 60 ± 0.25, ये ना, ये सी। ये आपका स्टैंडर्ड एरर इस तरह से निकालोगे। ये स्टैंडर्ड एरर में ऐसे सवाल बहुत लगाए होंगे, ठीक है। तो ये आगे चलो मीटर ब्रिज में इन्होंने दे दिया है। ये एडवांस में ऐसे ही होता है, अलग अलग टॉपिक को मिला करके एक सवाल बना देता है ना। इसीलिए एडवांस वाला थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन सवाल इजी है ना। आप उसको प्रैक्टिस करो। अगला ये देखो, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में इंड करेक्शन है। अब इंड करेक्शन का क्या मतलब है, ये देखो। इसमें जो इशू है ना, ये x और y, और ये L1 है और इस साइड में L2 है ना। यहाँ पर ये J नल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि L1 और L2, ये जो स्थिति है ना, ये जैसे ये x है और ये 10 ओम लगा है, तो x/10 L1/L2 होना चाहिए, ठीक है ना। x/10 ये जो है मीटर ब्रिज का x और वह ये 10 दिया है, इसको y कह लो। तो x/y = L1/L2 ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब ये जो पत्तियां लगी है ना, ये वाली, ये वाला जो पत्ती है और ये वाली पत्ती, इस पॉइंट पे 0 रजिस्टर हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 0 रजिस्टर हो, रेजिस्टेंस हो। लेकिन कई बार इनका यहाँ पर इस एंड पॉइंट पर 0 रेजिस्टेंस नहीं होता, तो फिर इनका असर पड़ेगा, x/y L1/L2 नहीं होता। तो इसमें कुछ एक करेक्शन होता है। तो अब नया रूप हो जाता है x/y L1 + E1 यानी L2 + E2। इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। तो ये E1 और E2 जो है, जो लेंथ इक्विवेलेंट है, जो आपको जोड़ना पड़ रहा है, ये क्या है, लेंथ का डायमेंशन है ना, E1 और यहाँ पर E2। तो मान सकते हो कि यहाँ पर कुछ जोड़ना पड़ेगा E1, इसमें कुछ जोड़ना पड़ा E2। तो E1 E2 को हम इंड करेक्शन कहते हैं। इंड करेक्शन बस इसी रूप में समझो। अब ये कह रहे हैं कि इंड करेक्शन इसका 1 सेंटीमीटर है और दूसरा 2 है। ये क्या बात कर रहे हैं, इंड करेक्शन का। तो इंड करेक्शन में अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि ये इंड का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये बैलेंस नहीं हो पाता, है ना। उसका असर
गणना में E1 और E2 को हमें लेने पड़ते हैं। तो अब देखो क्या है, इसमें पूछ रहे हैं कि x बताओ सही क्या है। तो देखो x निकालना है, ये 10 दिया हुआ है, L1 दिया है यहाँ पर, ये इन्होंने ऑलरेडी दिया है, ये 52 दिया है, 52 दिया है तो ये 48 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर ही तो ब्रिज की लेंथ होती है ना, ये तार जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो 52 + 1, क्योंकि यहाँ पर एक E1 कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, इस जगह E2 दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये बटा 48 + 2, तो ये कितना हो गया देखो 53/50, ठीक। x बराबर हो गया 53/50 गुणित 10, तो ये हो गया 10.6 ओम। 2 का गुणा कर दो 106 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सवाल बना, इतना हो, ठीक है ना। ये एंड करेक्शन के सवाल इसी लॉजिक पर लगते हैं। अब अगला सवाल देखो क्या बोल रहे हैं। इस सवाल में देखिए, ये आपका ये मीटर ब्रिज है ना। यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 ओम यहाँ डाल दिया हमने, और यहाँ पर दूसरे गैप में इसने आप आर रजिस्टर अननोन डाल दिया है ना, R इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, ये दिया हुआ। और आपका ये मीटर ब्रिज है, और इनका बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है, मान लो ये L1 पे आया, L पे आया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, ये J है, और यहाँ जो है 100 - L हो जाएगा, ये है ना, ये AB, ये स्थिति बनी, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इनके बैलेंस की कंडीशन क्या है, 2/L, 2/L = R/100 - L, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं एक, ठीक। और दूसरी जो सिचुएशन बोल रहा है कि यदि हम इनको इंटरचेंज कर दें, है ना, तो जब इंटरचेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा R, इधर हो गया 2 ओम। अब ये स्थिति क्या बन जाएगी, इस साइड में हो जाएगा 100 - L, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो गई, ठीक है ना। अब ये देखो, ये 2 ओम है तो ये छोटा था, ठीक। अब ऐसा हो गया तो इसमें ये यहाँ से ये खिसक गया, है ना, तो ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर खिसक गया, ये बड़ा हो गया ना। तो देखो अब आपका क्या बनेगा कि 100 - L -L, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या बन गया देखो, 100 - 2L = 20, तो मैंने 2L = 80, इसका मतलब L = 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। L 40 हो गया तो R निकालना है, तो R बराबर कितना हो गया, 2/40 × 60, है ना, ये कट गया, 12/4, ये हो गया 3, उत्तर क्या हो गया 3, ठीक है ना। ये अगला सवाल देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रजिस्टर 100 ओम इज यूज्ड एन अमीटर यूजिंग द रेजिस्टेंस 0.1 m इज यूज्ड एज अमीटर यूजिंग द रजिस्टर, मैंने यहाँ शंट लगाया इतना। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट in the galvanometer is the 100 μ. Find the minimum current in the circuit so that the ammeter shows the maximum deflection.
इस सवाल को थोड़ा समझो। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये करंट आ रही है, मान लो आई, ठीक है ना। यहाँ गैल्वानोमीटर हमने लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है ना। यहाँ आपने जी लगा दिया, इसको अमीटर के रूप में उपयोग करना है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपने एक शंट लगा दिया 0.1 ओम का, ठीक है ना। ये अब ये कह रहा है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वानोमीटर इज 100 म्यू है। ये जो गैल्वानोमीटर में जो ये करंट I1 जा रही है ना, और ये गई I2 गई, ठीक है ना। तो I1 जो पास हो सकती है जिससे कि इसका जो डिफ्लेक्शन जो होगा मैक्सिमम हो, पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए I1 की जो सीमा है वो बता रहा है कि 100 क्या है, म्यू एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो इसको आप लिख सकते हो 100 गुणित 10 पर -6 एम्पियर। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 गुणित 10 पर -3 एम्पियर मिली एम्पियर, है ना। तो ये हो गया ये इस वक्त 0.1, हाँ ये क्या है, ये जो है एम्पियर है, ठीक है ना। इसको 0.1 मिली एम्पियर कहोगे, ये कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसकी जो सीमा है 0.1 मिली एम्पियर, यानी I1 के जो मैक्सिमम वैल्यू जो फुल डिफ्लेक्शन के लिए होगी ये 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये देखो, जब ये 0.1 मिली एम्पियर इसमें करंट जाएगी तो पूछ रहा है कि ये I की मैक्सिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान पूछ रहा है। मिनिमम करंट इन I इन द सर्किट सो दैट द एमीटर शोज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो I जो है जिसको कि नापा जा सकता है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो I निकालना है। देखो, तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो तो इन दोनों के बीच में ये मान लो 0 है और ये V वोल्ट है, तो V बराबर क्या हो गया 0.1 मिली एम्पियर ये करंट और 100 ओम, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 10 मिली वोल्ट, है ना। कितना हो गया 10 मिली वोल्ट, ठीक। तो इसमें I2 कितना हो गया, I2 हो गया 10 मिली वोल्ट बटा 0.1 ओम। तो ये हो गया कितना 100 मिली एम्पियर, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो करंट है 0.1 मिली एम्पियर ऐसे चली गई और इधर चली गई 100 मिली एम्पियर। तो I बराबर क्या हो गई I1 प्लस I2, तो ये हो गया 100.1 मिली एम्पियर, ठीक। इन दोनों को जोड़ दिए तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, द करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ये सर्किट में कितना करंट हो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, तो उसके लिए करंट क्या है 100.1 मिली एम्पियर, ठीक। ये हुआ। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट दिया है इसमें जो AB है, AB की रेडियस को हमने डबल कर दिया है। तो जो नल पॉइंट है C, है ना, AC कितना होगा पूछ रहा है ना। जो नल पॉइंट की वैल्यू जो X है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये सवाल क्या है, इसमें जो ये अभी भी मीटर ब्रिज है, ठीक है ना। ये जो है एक ब्रिज है, अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंट, ये मीटर ब्रिज है,
मीटर ब्रिज है ना, और ए बी जो है हमेशा ही 100 सेंटीमीटर का बना रहेगा। ठीक है, इसमें ए बी की रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बदलेगा, जरूर बदलेगा। लेकिन जो इशू है कि इनका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ना, ये जो है रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, ये अभी भी ए बी जो है यूनिफॉर्म एरिया का रहेगा, तो इसका पर यूनिट जो लेंथ का जो रेजिस्टर होगा वो समान ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो इसमें जो नल पॉइंट आनी है R1 बाई R2 जो है L1 बाई L2 ये रहेगा, या आप ये कहो कि L1 बाई 100 माइनस L1। ठीक है ना, इसमें देखो क्रॉस सेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेंथ है। शर्त क्या है, ये जो ए बी तार है वो यूनिफॉर्म एरिया का होना चाहिए, है ना। तो एरिया ऑफ ए बी शुड बी यूनिफॉर्म। एरिया माने क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बी शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है ना, ये तो यदि यूनिफॉर्म है तो फिर L1 बाई L2 ये बना रहेगा। तो इसका एरिया आप डबल कर दो, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ए बी को रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। कई बार पीछे तुम लोग सवाल लगाए होगे, तो उसमें देखते हो कि ए बी को खींच दिया जाता है, तो यदि आप इसको ए बी को खींचोगे तो फिर मीटर ब्रिज नहीं रहेगा, ये लंबा हो जाएगा, है ना, खींच करके, या इसको आधा हो जाएगा तो फिर वो मीटर ब्रिज नहीं रहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि मीटर ब्रिज ही है, और उसमें ए बी को इनको और थोड़ा बेहतर तरीके से बेहतर भाषा में प्रयोग करता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसमें इसका आशय यही है कि ए बी की जगह पर एक मोटा तार यूनिफॉर्म एरिया का लगा दें, या इसकी जगह पर पतला भी लगा दो, तो एक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक्स जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स जो है वो एक्स ही बना रहेगा। तो एसी की लंबाई एक्स रहेगा, सही स्थिति क्या है, एक्स है। ठीक है ना, तो इसके L1 बाई L2 जो है बना है, जो दूरी वो उतना ही बना रहेगा, एक्स ही रहेगा। ठीक है ना, ये सवाल एक स्पेशल तरह का सवाल है, इसको ठीक से समझना। अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, इन ए सर्किट P इज नॉट R, P इज नॉट इक्वल टू R, चलो नहीं है, द रीडिंग ऑफ द गैल्वानोमीटर इज द सेम रीडिंग ऑफ द, ये गैल्वानोमीटर का सेम विथ स्विच एस ओपन आर क्लोज। ओके, ये स्विच को आप बंद कर दो या क्लोज कर दो, इसके ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये जी की वैल्यू समान बनी रहती है, जी की नहीं, गैल्वानोमीटर का जो आई है ये समान बनी रहती है। ठीक है, देन क्या इशू है, क्या होगा, देखो आई आर इक्वल टू आई जी, आई आर ये हो गई ना, आई आर इक्वल टू आई जी। ठीक है, मैंने करंट ऐसे गई और सीधे ऐसे चली गई, ये बंद, मैंने इसमें आई जी जो है वो क्या है, जीरो नहीं, आई ये जो करंट आई, मान लो कुछ नाम दोगे, इसका कुछ IS नाम दिया होगा क्या, कुछ नहीं दिया है, ये बेसिकली इसमें कोई करंट नहीं आ रही है ना, हम IS कह देते हैं, IS इज नॉट जीरो, IS इज जीरो। ठीक है ना, तो IR इक्वल टू IG। ठीक है, ये बात हो गई, IR इक्वल टू IG, IP इक्वल टू IG, IP इक्वल टू IG नहीं, क्यों,
P इज नॉट इक्वल टू R, ये दिया है ना, तो P और R बराबर नहीं है, तो फिर तो इसमें करंट कुछ भी जा सकती है, इसमें भी कुछ भी जा सकती है ना। यदि कुछ नहीं तो ये भी रहता है P प्लस Q इक्वल टू R प्लस G, है ना, तब इन दोनों में IR, तब IR इक्वल टू IP होता, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति तो है नहीं, तो इसमें कर रहे इन जनरल स्थिति है कि IP और IG, मैंने ये वाली करंट और ये वाली करंट बराबर हो जाए, तो ये भी सही नहीं है। IQ इक्वल टू IG, ये भी सही बात नहीं है। IQ इक्वल टू IR, ये भी सही नहीं है, दोनों अलग अलग करंट है, ये भी सही नहीं है। लेकिन IR इक्वल टू IG, देखो ये करंट गई और ऐसे चली गई, बस इतनी सी कहानी है। ये सर्किट टूट गया है, तो पहले ऐसे जा रही थी, उसी तरह बंद कर दो तो भी ऐसे जा रही है, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रही, ठीक, यही सवाल है। अगला, 4 रेजिस्टेंस इतना 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 आर रिस्पेक्टिवली इन साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म द व्हीटस्टोन नेटवर्क, बनाओ। ये व्हीटस्टोन बना दिया, चलो इधर है ना। तो ये बोल रहा है 15, ये 12, ये 4, ये कितना हो गया 10, ये सब ओम ओम है, ठीक है ना, ये ओम दिए। द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद 10 ओम, देखो यहाँ पर कोई रेजिस्टर मान लो एस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सो दैट ब्रिज इज बैलेंस, ये बोल रहे हैं ना, पैरेलल विथ रेजिस्टेंस 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। देखो अभी क्या है, बैलेंस है क्या, देखो 15/12, ये कितना है 15/12, 305/4 है, 355, ठीक है ना। और ये 10/4, 10/4 जो है ये कितना है, हाँ ये कुछ, ये 5/2 है, तो ये बराबर नहीं है ना, ये और ये बराबर नहीं होने से बैलेंस नहीं है। लेकिन हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका नेट रजिस्टर कितना होना चाहिए, मान लो R चाहिए, ठीक है ना। तो 15/12 इक्वल टू R/4, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 5 15, तो इसका मतलब R इक्वल टू 5 ओम होना चाहिए। R 5 ओम कैसे होगा, तो ये शंट ये जो लगाया है ये कितना होना चाहिए, तो 5 ओम तभी होगा जब ये जो है S 10 ओम हो जाए। तो ये देखो, ये मान लो R है, R इंटू 10/R प्लस 10 इक्वल टू 5 ओम, है ना। इसको सॉल्व करो तो 10R बराबर 5R प्लस 50, ठीक है। तो ये 5R बराबर 50, R बराबर हो गया 10 ओम, ठीक है ना। वैसे भी जब दो बराबर रेजिस्टर हो, है ना, दो बराबर रेजिस्टर हो और पैरेलल में जुड़े हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर आधा हो जाता है। तो ये 10 ये 5 होना है तो आधा होना चाहिए, मैंने कुल मिलाकर के ये 10 ओम ये है तो 10 ओम ये भी होना चाहिए। S बराबर 10, 10 10 रहेगा तो ये 5 हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर आया 10 ओम। तो 10 ओम का आप यहाँ पैरेलल में जोड़ो, ठीक है। तो जब ये जोड़ दोगे तो आप बैलेंस हो जाएगा, ये भी 5 ओम का हो जाएगा, है ना। और ये तो ये 5/4 हो जाएगा, ये भी 5/4 हो जाएगा, तो ब्रिज बैलेंस रहेगा। ये सवाल क्या पूछ रहा है, इसको भी देखो, ठीक है। इस सवाल को लेते हैं। ये सवाल पे क्या है, शुरुआत में ये ब्रिज बैलेंस है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 300 ओम का रेजिस्टर है उसका टेम्परेचर इन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस S और T के बीच में, ठीक है ना, S और T के बीच में V कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा,
कोई बात नहीं। अब नया नया स्ट्रक्चर क्या हो गया देखो। ये ऐसा करते हैं, ये सिस्टम है, इन दोनों के बीच में ये हो गया 50 वोल्ट है ना। ये इन्होंने ये कितना कर दिया है, ये 100, तो ये 100 ओम जिसका तस रखा, यहाँ टी आ गया और यहाँ पर ये 500 ओम है। ठीक है ना, ठीक है भाई, यहाँ ये मिला दिया। अब आगे दूसरे वाले में देखो, इसको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है इतना है ना। तो ये डेल्टा आर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा आर डेल्टा टी, ये इतना ही बढ़ता है ना। तो कितना बढ़ता है, अल्फ़ा 0.04, आर दिया है 300, डेल्टा टी दिया है 100। ठीक है ना, 4 शून्य 4 से ख़त्म हो गया, ये हो गया 12 ओम, 12 ओम बढ़ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया देखो, ये हो गया 60 ओम, तो ये था ही, और ये जो है एस आ गया, और यहाँ पर ये इन्होंने 312 ओम ये लगा दिया। ठीक है ना, तो एस और टी के बीच में वोल्टेज चाहिए, और इसी चीज़ को ये वोल्ट मीटर नाप रहा है। ठीक है, बस अब वो सिंपल मामला आ गया। मान लो ये वोल्टेज 0 है, ठीक है ना, ये वोल्टेज 50 हो गया। ठीक है, तो तो ये देखो करंट आई एस, ये आई एस का हो, ये आई टी को हो। तो आई एस कितना हो गया, करंट हो गया 50/372। ठीक है, आई एस हो गया। ठीक, आई टी देखो कितना हो गया, 50/600। ठीक, तो वी एस, ये देखो करंट कैसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, करंट इधर से आई है ना। तो ये 0 से ये थोड़ा सा बढ़ा, तो वी एस बराबर 312 गुणित 50/372। ठीक है, ये कुछ आएगा। और उसी तरह से वी टी जो आएगा 50 गुणित 50/600। ये कुछ आएगा। दोनों का गणना करते हैं, अंतर निकालते हैं, यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ जो है ना, ये 500 बगाए ना, तो ये 500 करना पड़ेगा, ये इतना। अब इनका आप गुणा करते हैं, तो ये इतना आ गया, इतना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा वी, है ना, वी एस माइनस वी टी, ये हो गया 0.27 वोल्ट। ठीक है ना, यही इसका होगा 0.27 वोल्ट। ठीक, अगला सवाल देखो, ये क्या बोल रहे हैं। ये अगला सवाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये देखो, पहली स्थिति क्या है, ये जो स्विच एस है ना, स्विच एस है वो खुला था। ठीक है, ये कंडेंसर्स हैं ये दो, और ऐसे ही अब करंट स्टेडी स्टेट में थी। ठीक है ना, तो पहली स्थिति देखो केस 1। अब ये कह रहा है कि जब ये स्विच को हम बंद कर दें तो वाई से इधर कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। कोई बात नहीं, ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, आइसोलेटेड प्लेट है। ये क्या है, आइसोलेटेड प्लेट। ठीक है ना, तो अब इसके लिए देखो केस 1, पहले स्टेज में क्या हो गए, इनिशियल क्या है, ये देखो, ये है कंडेंसर, ये कंडेंसर, ये 3 है, ये 6 है म्यू एफ। ठीक है ना, ये सीरीज में, ये 3 है और ये 6 ओम था, और यहाँ पर क्या था, ये बैटरी थी।
इस तरह का, ठीक है ना। तो पहले स्थिति में क्या है, ये सीरीज है, तो इसमें जो Q चार्ज गया प्लस Q या माइनस Q हो जाएगा, ये प्लस Q हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस Q, ठीक है ना। ये रहता है सीरीज में होने का, ये रिजल्ट ये है। अभी इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब ये करंट और इनमें की करंट क्या बोल रही बह रही थी ऐसे, ठीक है। तो चलो अब इसमें देखो Q1 प्लस Q2, ये इस दोनों प्लेट के बीच में चार्ज है ना। केस 1 टोटल चार्ज है ना एट आइसोलेटेड प्लेट, इनका नाम दे सकते हैं आइसोलेटेड प्लेट्स। इसका नाम तो S1, इसका नाम तो S2, ठीक है ना। इक्वल टू माइनस Q प्लस Q इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1। अब क्या किया कि अब इनको हमने जोड़ दिया। देखो ये कंडेंसर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, और यहाँ पर ये रेजिस्टर हो गया, फिर ये रेजिस्टर हो गया, और यहाँ पर ये बैटरी आ गई, है ना। ये 3 है, ये 6 है, ठीक है ना। ये इस तरह है। तो इनके जब ये करंट 9 ओम है, 9 वोल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, V इक्वल टू V3 कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। इसमें V6 कितना हो गया, ये 6 वोल्ट हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हो, करंट ये जा रही है, इसमें बैठ रही है, और ये कंडेंसर अब पूरी तरह से चार्ज होगा और स्टेशनरी स्टेट में हमने इसको बंद कर दिया। अब ऐसे हो गया, इसका नाम दिया है Y और इसका नाम दिया है X, ठीक है ना। तो अब X Y समान वोल्टेज पे हो गया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, देखो 3 वोल्ट, है ना। तो ये Q3 माने ये 3 MV वाले पर ये कितना हो गया, 3 गुणे 3 तो 3 9 म्यूसी हो गया, ठीक। तो ये S1 है, ये S2 है ना। तो S1 पर कितना आ गया, S1 पर QS1 ये कितना हो गया, देखो ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, -9 म्यूसी, ठीक। अब ये देखो Q6 पे है, ये 6 है ना, ये 6 है, 6 म्यू। तो इसके क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया। Q6 ये कितना हो गया, 6 गुणे 6 मैंने 36 म्यूसी हो गया, है ना। तो QS2 ये S2 है, वो कितना हो गया, तो ये +36 हो गया, +36 म्यूसी हो गया, ठीक है ना। अब टोटल चार्ज Q, तो अब Q कितना हो गया, देखो QS1 प्लस QS2, है ना। ये कितना हो गया, -9 प्लस 36, ये कितना हो गया, 9 7 16, ये 27 म्यूसी, ठीक है ना। अब ये देखो इसमें जो है पहले कितना था, 1 नंबर पर कि टोटल चार्ज इन दोनों प्लेटों पर, है ना, इन 2 प्लेटों पर टोटल चार्ज कितना था, पहले 0 था। अब ये टोटल चार्ज जो है +27 हो गया। तो +27 कहाँ से आया, ये Y की ओर से आया होगा, एक ही तो रास्ता है, इसलिए द चार्ज फ्लो फ्रॉम कहाँ से, Y to X इक्वल टू 27 म्यूसी, ठीक है ना। अब इसमें पहले और बाद के जो टोटल चार्ज है उसका कंपेयर कर लो, उनका अंतर निकाल लो, तुम्हारा यह आंसर हुआ, ठीक।
अगला सवाल देखें। ये क्या कर रहा है, ए स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सिलेंड्रिकल एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी इसे जा रही है, चूज द करेक्ट आंसर। देखो आई, जो करंट यहाँ से जा रही है वही करंट यहाँ से निकल रही है, यहाँ भी आई निकलेगी, ठीक है ना। हाँ, ये वोल्टेज भी बात कर रहा है, इसका थोड़ा सा ये 2R है क्या, ये VAB, ये 2R, ये क्या दिया है, if a steady current in the cylindrical element AB, choose the correct relationship। एक मिनट, इसमें ये R बता नहीं रहे हैं क्या है, लेकिन हम लोग ये R को रेडियस ले लेते हैं, है ना। इन्होंने डिजाइन जो बनाया है उसको रेडियस बनाया है, ठीक है ना। तो आप इनके रेजिस्टेंस बताओ पहले। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, R बराबर RAB, कितना होगा, रो L/2 इनका है, बाई एरिया 2R है ना, तो 4 पाई R स्क्वायर, नहीं मैंने पाई R स्क्वायर, तो इसमें 2R है तो 4 पाई R स्क्वायर हो गया ना। तो इसको आप ये क्या बताओगे, कुछ ये हो गया। चलो अभी बात करते हैं, RBC, ये देखो रो L/2 तो ठीक है, ये पाई R स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये जो है, यदि हम मान लें 4R, इसका मान लें 4R0, इसका रेजिस्टेंस R0, ठीक है। तो ये हो जाएगा R0, ठीक है। तो अब अपन कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R0 हो गया, इसका 4R0 हो गया, बस सीधी सीधी बात है, ठीक है। करंट एक ही जा रही है, तो आई जो यहाँ जा रही है वही आई यहाँ भी निकलेगी, ठीक। ठीक है, अब होता है VAB इक्वल टू 2BC। देखो VAB कितना होगा, I R0, ठीक। और VBC कितना होगा, I वही रहा, 4R0 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया BC, है ना, तो ये 4 गुना हो गया ना, तो ये हो गया 4AB हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। पावर अक्रॉस BC कौन सा है, अक्रॉस BC इज 4 टाइम द पावर अक्रॉस AB, ठीक है भाई। पावर कैसे बताएंगे, PAB, करंट एक ही है वही ले लो, I² R0, और PBC कितना होगा, I² 4R0, ठीक है ना। तो ये 4 गुनी हो गई BC। पावर अक्रॉस BC इज द 4 टाइम AB, तो ठीक है, PBC इक्वल टू 4 टाइम PAB, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट निकल गया, दूसरा तो ठीक है, ये सही हो गया। द करंट डेंसिटी AB एंड BC आर इक्वल। हाँ, ये देखो JAB कितना होगा, I बटा एरिया, तो ये हो गया 4 पाई R², ठीक है। और JBC कितना हो गया, I बटा पाई R², ठीक है ना। तो अब ये देखो, इक्वल तो होने का मतलब नहीं है, इक्वल है नहीं, एरिया कम हो गया तो करंट डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। ये BC में करंट डेंसिटी बढ़ गई ना, ये देख लो, इससे कंपेयर करना है, तो तीसरा गलत बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट इनसाइड AB,
ए बी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बताओ? ये ऐसा होता है, देखो I इक्वल टू V बाई R, ये ना, और V कितना होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा EL इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो बेटा R। तो इसका मतलब ये हुआ E बराबर कितना, इससे फार्मूला बना IR बेटा L। हाँ तो देख IR बेटा L, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से गवर्न होगा। I समान है, L समान है, देखो L/2 समान है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू R। अब बोलो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट इनसाइड ए बी एंड BC आर इक्वल। नहीं, इक्वल तो है ही नहीं, इसमें इक्वल तो है ही नहीं, ये भी गलत है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, ये अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि एन आइडियल गैस है, फिल इन अ क्लोज रिजिड एंड थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। देखो भाई, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस भर दिया, इसमें एक तार गुजार दिया है, ठीक है ना, ये 100 ओम का है, इसमें 1 एम्पियर की करंट बह रही है, ठीक है कि नहीं। ये 1 एम्पियर का सोर्स इन्होंने डाल दिया है। अब ये कह रहे हैं कि 5 मिनट तक ये करंट बहती रही, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ कि इस गैस को कितनी एनर्जी मिली, ये चाहिए। तो गैस को कितनी, गैस में जो एनर्जी गई ना, वो सारी एनर्जी गैस के अंदर ही है, क्योंकि ये क्या है? आइसोलेटेड वॉल है, ये आइसोलेटेड है, इन्होंने बोल रखा है। तो दिया कितना, असली चीज ये है। तो एनर्जी इन्होंने दिया कितनी? I स्क्वायर R, और टाइम सेकंड में लेना। ये कितना? I 1 एम्पियर, उसका स्क्वायर 1 होगा। R कितना है? 100 है। T कितना है? 5 मिनट, 5 × 60, इतना सेकंड। तो ये कुल मिल करके 30,000 जूल। तो कुल मिला करके 30 किलो जूल हुआ, ठीक है ना। तो एनर्जी इसका कितना चेंज हो गया? 30 किलो जूल, ठीक है ना। ये रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टॉपिक से थोड़ा सा सवाल एक और बच रहा है, वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर्स। और ये टॉपिक जो है हम लोग कंडेंसर के लिए नहीं, बल्कि कंडेंसर और इंडक्टेंस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट के साथ, ठीक है। ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।